आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जनहित में आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त प्रयागराज कुंभ में मेरी मौजूदगी है, जहां पर चारों तरफ आप देखेंगे भारी भीड़ के बीच यहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम तट पर अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। क्योंकि रात 9 बजे से ज्यादा का वक्त हो गया है, चारों तरफ यहां पर एक अलग ही तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जिसमें अगले दिन के बड़े अखबारों की हर एक खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आज हमारे खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। सबसे पहले बात करेंगे आस्था की डुबकी की। गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। साधु संतों का उन्होंने आशीर्वाद लिया। गंगा की गोद में काफी देर तक वो रहे। पूजा अर्चना उनकी ओर से किया गया, लेकिन विपक्षी दलों को उनकी ये डुबकी पसंद नहीं आई। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कह दिया गया कि इस डुबकी से गरीबी दूर नहीं होगी। अब इस मामले को लेकर किस तरह से सियासत तेज हो गई है, पूरी खबर रखेंगे जनहित में आपके सामने। इसके अलावा बात होगी अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने 15 गारंटियों के जरिए दिल्ली का दिल जीतने की कोशिश की है। हालांकि अपनी 3 पुरानी गारंटियों को लेकर आज दिल्ली की जनता से माफी मांगते हुए भी वो दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की इन 15 घोषणाओं को लेकर आज जबरदस्त तरीके से तंज कसा है। इसका क्या पड़ेगा असर, दिल्ली की सियासत कैसे बढ़ रही है आगे, पूरी खबर रखेंगे विस्तार से आपके सामने। इसके अलावा वक्फ संशोधन बिल की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर विवाद पैदा हो गया है। उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। मामला पंजाब का है, जिसको लेकर अब बहुत ज्यादा विवाद गहरा गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में चुनाव होने हैं। यहां पर अरविंद केजरीवाल लगातार दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूर्ति को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कैसे घेरा है, दिल्ली की सियासत पर इसका क्या पड़ेगा असर, ये खबर भी रखेंगे आपके सामने। इसके अलावा बात होगी वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर आपको बता दें पिछले कई दिनों से लगातार हर रोज नई नई बातें सामने आ रही थी, लेकिन आज बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि इस बिल में विपक्षी दलों के ज्यादातर जो संशोधन थे वो गिर गए, क्योंकि विरोधी दल जिनके सहारे इसको पास कराने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को मजबूत मान रहे थे, उन लोगों ने आखिरी वक्त में पलटी मार ली, सरकार के साथ खड़े हो गए। ये पूरी की पूरी सियासत वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कहती है, क्या कुछ हुआ है, आज पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। इसके अलावा बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी। आपको बताते चले कि 1 हफ्ते के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। क्या बातें हुई हैं, आगे का क्या प्लान तैयार किया गया है, पूरी खबर विस्तार से रखेंगे जनहित में। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम खबरें होंगी जो आप मेरे साथ देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आज की कवर स्टोरी की बात हम करेंगे। चूंकि मैं प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हूं, मेरे ठीक पीछे आप संगम की अलग अलग धार देख रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर रोशनी है जगमग, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम आम और खास लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे। गंगा की गोद में 10 मिनट तक अमित शाह ने डुबकी लगाई। 11 साधु संतों के साथ वो मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी वहां पर थी। उन्होंने पूजा पाठ किया, अर्चना किया, लेकिन गृह मंत्री के आज के इन तस्वीरों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कैसे तंज कसा जा रहा है, और आज प्रयागराज में क्या कुछ हुआ है, इसके जरिए सनातन का बड़ा संदेश किस तरह से होम मिनिस्टर ने देने की कोशिश की है, ये हमारी कवर स्टोरी। गृह मंत्री अमित शाह संगम में जब डुबकी लगा रहे थे, उनके साथ देश के बड़े साधु संत मौजूद थे। इन साधु संतों में निरंजनी अखाड़े के आचार्य कैलाशानंद गिरी, जूना अखाड़े के आचार्य अवधेशानंद गिरी, जूना अखाड़े के अध्यक्ष प्रेम गिरी, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी, अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी, स्वामी ज्ञानानंद, सतुआ बाबा सहित कुल 11 साधु संत शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह के साथ त्रिवेणी संगम में सीएम योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव भी उतरे। गृहमंत्री ने साधु संतों के साथ डुबकी लगाई और फिर साधु संतों ने मंत्रोच्चार के साथ अमित शाह को गंगा जल से आचमन कराया। अमित शाह के बाईं ओर खड़े स्वामी कैलाशानंद गिरी उन्हें गंगा पूजन की विधि बता रहे थे। बाकी साधु संत भी मंत्रोच्चार और आचमन की विधि में साथ दे रहे थे।
साधु संतों ने अमित शाह के सिर पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें आशीर्वाद दिया। अमित शाह ने हर हर गंगे का जयकारा लगाया। संगम में स्नान और पूजन की ये प्रक्रिया करीब 10 मिनट तक चली। स्नान के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब सीएम योगी आदित्यनाथ जल क्रीड़ा करते हुए गृह मंत्री पर जल फेंकने लगे, मानो पानी की होली खेल रहे हों। अमित शाह और योगी की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसके बाद साधु संतों ने भी अमित शाह पर गंगा जल डालना शुरू किया। अमित शाह ने गंगा मैया की पूजा की। गंगा स्नान के बाद साधु संतों के साथ बाहर निकले और फिर भगवा वस्त्र में नजर आए। साधु संतों ने ललाट पर चंदन किया। अमित शाह ने परिवार के साथ गंगा मैया की पूजा की, दुग्धाभिषेक किया, आरती की। साधु संतों ने अमित शाह के पोते और जय शाह के 2.5 महीने के बेटे को आशीर्वाद दिया। इस जगह शाह परिवार की तीनों पीढ़ियां भगवा कपड़ों में दिखी। सर, यहाँ पहुंचकर किस तरीके की अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा इधर आके। साधु संतों से आशीर्वाद लेने के बाद अमित शाह परिवार के साथ दर्शन के लिए अक्षयवट पहुंचे। अकबर के किले में मौजूद अक्षयवट की पूजा की। अक्षयवट का जिक्र वेद पुराणों में मिलता है। इसके दर्शन पर कई साल तक प्रतिबंध था। मोदी राज में अक्षयवट दर्शन और पूजन के लिए खोला गया। मान्यता है कि अक्षयवट वृक्ष पर देवी देवता निवास करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी महाराज के कैंप में पहुंचे हुए हैं। यहां पहुंचकर जो शिविर में मंदिर बनाया गया है, उन्होंने सब परिवार उसका दर्शन किया, वहां पर पूजा अर्चना की और अब प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में चर्चा सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुगलबंदी की ही नहीं रही, बल्कि योगी आदित्यनाथ के साथ आज बाबा रामदेव ने भी जमकर डुबकी लगाई। उसके बाद वृक्षासन किया और साथ ही दोनों ने एक दूसरे को लेकर किस तरह का योग का चैलेंज भी दिया है। कुछ और खास तस्वीरें इस महाकुंभ क्षेत्र से, जिसके जरिए सनातन का एक अलग संदेश देने की कोशिश गेरुआधारियों की ओर से, बड़े लोगों की ओर से की गई है। ये जुगलबंदी खास है क्योंकि इस जुगलबंदी में योग गुरु और योगी हैं। इस तस्वीर से पहले की एक तस्वीर देखिए। त्रिवेणी में गृह मंत्री अमित शाह जब स्नान कर रहे थे तब योगी और बाबा रामदेव दोनों वहां मौजूद थे। बाबा रामदेव ने पहले तो गृह मंत्री अमित शाह के बगल में खड़े होकर डुबकी लगाई। जब गृह मंत्री स्नान करके लौटने को हुए तब बाबा रामदेव और सीएम योगी वहां से थोड़ी दूर चले गए। लोगों को लगा कि दोनों साथ में जा रहे हैं। तभी एक जगह दोनों रुके। साथ में एक साधु और दिखे। बाबा रामदेव और सीएम योगी ने साथ में डुबकी लगाई। सीएम योगी के साथ खड़े होकर योग गुरु बाबा रामदेव ने यहाँ 3 बार डुबकी लगाई और गंगा स्नान के बाद जब तैयार होकर दोनों मिले तो दोनों की योग जुगलबंदी ने भी सबका ध्यान खींच लिया। संगम किनारे सीएम योगी और बाबा रामदेव ने साथ में वृक्षासन का पोज दिया। वृक्षासन मुद्रा की 3 तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। बाबा रामदेव और सीएम योगी के घुटने आपस में मिले हैं। एक एक पैर पर दोनों खड़े थे। पहली तस्वीर में योगी का दाहिना हाथ बाबा रामदेव के बाएं हाथ से मिला दिख रहा है। दूसरी तस्वीर जो कैमरे में कैद हुई है उसमें योगी अपना बायां हाथ और बाबा रामदेव दायां हाथ उठाए दिख रहे हैं। तीसरी तस्वीर में दोनों के चारों हाथ एक जगह जुड़े दिखे। इस जुगलबंदी की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। तो एक तरफ संगम में गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ स्नान करने के लिए पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश में थे, लेकिन वहां से उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को हाथों हाथ लपक लिया और उसके बाद सीधे कांग्रेस आलाकमान से तीखे सवाल कर डाले। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब करोड़ों सनातनी प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं और करोड़ों संगम नगरी पहुंचने की तैयारी में हैं। खड़गे के बयान से सनातन को लेकर कांग्रेस एक बार फिर बैकफुट पर है। हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक बीजेपी कांग्रेस को बैक टू बैक बाउंसर फेंक रही है।
मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है? वैसे कुंभ पर विवादित टिप्पणी का एहसास मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हो गया था, इसीलिए उन्होंने मौके पर ही माफी मांग ली थी और अपने बयान के मायने समझाने की कोशिश भी की। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बातें एमपी के महू में कही, जहां आज कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान महारैली का आयोजन किया था। लेकिन संविधान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते घेरते कांग्रेस खुद ही सनातन के मुद्दे पर हिट विकेट हो गई। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मल्लिकार्जुन खड़गे ने भले ही अपने बयान का बचाव करने की कोशिश की हो, लेकिन महाकुंभ सिर्फ आस्था नहीं, महाकमाई का भी अद्भुत संगम है। NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की धार्मिक अर्थव्यवस्था 3.02 लाख करोड़ की है, जो भारत की GDP का लगभग 2.3% है। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ से 8 से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। CAIT के अनुसार 45 दिन के महाकुंभ से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की कमाई हो सकती है। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलने जा रही है। दावा है कि इस महाआयोजन से यूपी की GDP 1% बढ़ सकती है। खड़गे के बयान से कांग्रेस धर्मशास्त्र से लेकर अर्थशास्त्र के मोर्चे पर घिर गई है। बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने खड़गे के बयान को गांधी परिवार से जोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी भले ही कुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दल कुंभ में आकर डुबकी लगा रहे हैं, बाबाओं के आशीर्वाद ले रहे हैं। अखिलेश यादव डुबकी लगा चुके हैं, तमाम बाबा लोगों से उनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उसकी इस मुलाकात पर भी कई सियासी सवाल हैं। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ नगरी आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 140 साल बाद बने महाकुंभ के इस महासंयोग में हर कोई शामिल रहा है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने पवित्र स्नान किया, तो इससे पहले यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और पूर्व CM अखिलेश यादव आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन संगम नगरी में अखिलेश यादव के आचमन पर अब भी सियासी लहरें तेज हैं। कल अखिलेश यादव अपने बेटे अर्जुन के साथ प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। गंगा जी से डुबकी लगाकर बाहर आए तो व्यवस्थाओं से नाखुश दिखे। दावा किया कि उनकी सरकार के वक्त तैयारियां ज्यादा अच्छी थी। व्यवस्थाएं और अच्छी हो सकती थी। 10,000 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं, दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और देगी। साधु संत इतनी दूर से आए हैं, तो कुछ तो सरकार मदद करे। जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें और सुधार हो सकती है। इतने अधिकारी हैं। 13 का जो स्टडी हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने भी बधाई दी थी। और जिस तरीके का उस समय हम लोग कम संसाधन में कर सकते थे, कुंभ का आयोजन बहुत अच्छा हुआ। साधु संतों का जो सम्मान कर सकते थे हम लोगों ने किया। अखिलेश यादव के प्रयागराज पहुंचने और पवित्र स्नान का बीजेपी ने स्वागत किया, लेकिन तैयारियों को लेकर जो दावे अखिलेश ने किए उसकी हवा निकालने में बीजेपी भी मैदान में उतर पड़ी। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनसे पूछिए, जब उनके कार्यकाल में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थीं? गंदगी का साम्राज्य, रैंपेज हुआ था, भगदड़ हुई थी, कितनी जाने गई थी? उनके पास जवाब नहीं है इसका। बीजेपी एक तरफ 2013 में कुंभ में मची भगदड़ की याद दिला रही है, तो दूसरी तरफ इस बार भव्य और दिव्य तैयारियों का दावा कर रही है। प्रयागराज में इंतजार 5 फरवरी का भी हो रहा है, जब गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर पीएम मोदी महाकुंभ में पवित्र स्नान करेंगे। कांग्रेस ने इस दुर्लभ संयोग के तार पहले ही दिल्ली चुनाव से जोड़ दिए।
माननीय प्रधानमंत्री का पूरा स्वागत है कुंभ में, लेकिन जब चुनाव जिस दिन आप डाल रहे हैं वोट, उस दिन क्या आप समझते हैं कि ये एक, जिसे कहते हैं कोइंसिडेंस है कि माननीय प्रधानमंत्री उसी दिन जाना चाहते हैं? लेकिन क्या वही समय है, वही मौका है, वही अवसर है, वही दिवस है? कांग्रेस की तरफ से ये बयानबाजी तब तेज हो रही है जब कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी कुंभ स्नान करके खुद को धन्य मान रहे हैं। अटकलें हैं कि यूपी कांग्रेस की टीम प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 5 फरवरी को कुंभ स्नान करेगी। वैसे पीएम ही नहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी फरवरी में महाकुंभ में शामिल होंगे। वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए यूपी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। विशेष सुरक्षा टीमों को सक्रिय किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। प्रयागराज में सुरक्षा के हर पहलू पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच फिलहाल कुंभ पर सियासत हाई है। आज महाकुंभ में देश के बड़े साधु संतों ने मिलकर धर्म संसद का बड़ा आयोजन किया, जिसमें सनातन बोर्ड को बनाने की मांग की गई है और इसको लेकर बकायदा एक प्रस्ताव भी तैयार हुआ है। इन सब के बीच वक्फ बोर्ड के साथ ही साथ काशी और मथुरा का भी जिक्र किया गया। तमाम दूसरे मुद्दों पर भी साधु संतों ने आपस में मंत्रणा की है। अब सनातन के संगम को लेकर किस तरह से साधु संत आगे बढ़ रहे हैं, सनातन बोर्ड से क्या हासिल होगा और इसकी मांग किस तरह से जोर पकड़ने लगी है, आगे आने वाले वक्त में क्या जल्द ही सनातन बोर्ड बन सकता है, कई सवाल कायम है। संगम नगरी की अब हमारी साधु संतों पर बनाई गई ये अगली रिपोर्ट। कौन सह लिया, हम न सहेंगे। हिंदू हक, सादा हक, सादा हक। राम मंदिर तो लिटिल बिट झांकी है, मथुरा का पूरा फंक्शन अभी, जैसे योगी जी ने कहा है ना, बटोगे, आदरणीय मोदी जी ने कहा एक रहेंगे तो। ये बातें और ये तस्वीरें प्रयागराज से आई। वहां देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में धर्म संसद हुई। साधु संतों की संसद ने सनातन बोर्ड बनाने का प्रस्ताव रखा। एक ड्राफ्ट निकाला जिसमें कहा गया कि सनातन बोर्ड स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करेगा। चारों शंकराचार्य इसका संरक्षण करेंगे। सभी अखाड़ों के प्रमुख, शक्तिपीठों के पीठाधीश इसके सदस्य होंगे। सनातनी विचारधारा के अधिकारी, जज और पत्रकारों को भी जगह दी जाएगी। हालांकि इस बोर्ड से राजनीति को दूर रखने की बात भी हुई। वो बोर्ड कोई सरकारी बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर सनातन धर्म का कोई सरकारी बोर्ड बना तो फिर उस बोर्ड का भी कोई मतलब नहीं। धर्म संसद में वर्तमान महाकुंभ की प्रशंसा तो हुई, साथ में पिछले महाकुंभ के आयोजकों पर तंज कसा गया। इससे पहले कोई कैबिनेट कुंभ में स्नान करने नहीं आती थी, और पिछला कुंभ तो याद है 2013 का, कि उस कुंभ की देखभाल किसको देनी थी? मिस्टर उनको दे दिए थे जो हमको 15 मिनट का चैलेंज देते थे। धर्म संसद में देवकीनंदन ठाकुर वक्फ बोर्ड पर भी भड़के। तो हमको तो डर है कहीं एक दिन ऐसा न कह दे कि जिन्ना सर जिस दिन पाकिस्तान गए थे उस दिन कह के गए थे कि पूरा भारत ही हमारा है और हम पूरा भारत वक्फ बोर्ड को देके जा रहे हैं। तो जब पूरे भारत को कह देंगे कि ये हमारा वक्फ बोर्ड का है, तो बताओ कहां जाओगे तुम लोग? मुसलमानों की बात करने वाले वक्फ पर सनातन के पहरेदारों की टिप्पणी आई तो जवाब दूसरी तरफ से भी दिया गया। वो सनातन बोर्ड बनाए, कोई मुसलमान मुखालफत नहीं करता। वक्फ बोर्ड से क्या मतलब है? ना सरकार का मतलब है, ना किसी हिंदू का मतलब है। तो इसलिए वक्फ बोर्ड को छेड़ना, और मेरी जायदाद है, तो उसमें क्या नाम किसी सरकार को और किसी हिंदू को मदाखलत करने का क्या अख्तियार है? ये एक निगेटिव जहन है, नकारात्मक जहन है, और ये मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान है। हजारों लोगों के सामने धर्म संसद कर साधु संतों ने सनातन बोर्ड का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब उस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाएगा।
अब आगे आने वाले वक्त में क्या सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन आज साधु संतों के समागम में क्या हुआ इस रिपोर्ट में आपने देख लिया। चलिए, प्रयागराज की हर खबर एबीपी न्यूज पर आप देखते रहेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियों की अपनी तैयारियां हैं। इन सबके बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से आज अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है। 15 बड़ी बड़ी घोषणाएं उनकी ओर से की गई। हालांकि इसमें ज्यादातर कुछ नई बातें नहीं थी। वो तमाम बातें जो हर रोज दिन में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केजरीवाल की ओर से कही जाती थी, उन्हीं को नया रंग रूप देकर आज उन्होंने दिल्ली की जनता के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन इन सब के बीच जो नई बात आज निकलकर सामने आई वो ये कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपने 3 पुराने वादे पूरे नहीं कर पाने की वजह से माफी मांगी। महिला सम्मान योजना। महिला सम्मान योजना, हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। पुजारी ग्रंथि योजना। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। आरडब्ल्यूए में सिक्योरिटी गार्ड। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने ऐसे कई वादे पहले ही दिल्ली की जनता के सामने रख दिए थे। आज उन वादों की फाइनल लिस्ट रिलीज की है। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद केजरीवाल ने अपनी 15 गारंटी जनता के सामने रखी। इन गारंटियों में बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं को 2100 रुपए महीना, बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, स्टूडेंट्स को मेट्रो में छूट, बढ़े हुए पानी के बिल माफ, किराएदारों को मुफ्त बिजली पानी, 24 घंटे साफ पानी, विदेशों की तरह सड़कें, ऑटो वालों का बीमा और सफाई से जुड़े वादे शामिल थे। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। बात यमुना की सफाई, सड़क और साफ पानी की निकली तो केजरीवाल ने जनता के सामने अपना पिछला वादा पूरा ना करने की बात कबूली। हालांकि इसके लिए बीजेपी पर ही निशाना साधा। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला, उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल का खेल खेला हमारे साथ। केजरीवाल के कबूलनामे को उनकी पार्टी राजनीति में दुर्लभ संयोग बता रही है। कहा जा रहा है कि अब और अच्छा काम किया जाएगा। एक राजनेता वो हैं, वो कहते हैं मैंने 10 कहा था, 10 वादों में से मेरे 7 पूरे हुए, मेरे 3 पूरे नहीं हुए, 3 मैं अगली बार करूंगा। वो आदमी भाग नहीं रहा अपनी जिम्मेदारी से, वो आदमी डट के खड़े होके अपनी गलती मान के आगे का प्लान बता रहा है। केजरीवाल की 15 गारंटीज को बीजेपी ने गुमराह करने वाले वादे बताए। कहा 11 सालों से सरकार है, योजनाओं के बावजूद लोगों के हजारों में बिल आते हैं। 11 सालों में घोषणा करके पूरा नहीं कर पाया और फिर घोषणाएं कर रहा है। अगर किया होता तो दिल्ली की जनता को बताते कि बिजली के बढ़ते हुए बिल क्यों आए, नलकों से गंदा पानी क्यों आया, सीवरेज बाहर निकल के पूरी सड़कें तालाब कैसे बन गई और ये गंदगी के पहाड़ और ऊंचे और बड़े कैसे हो गए। तो अब तक किश्तों में चुनावी वादे करने वाले केजरीवाल ने चुनाव के 1 हफ्ते पहले सभी वादों को एक फाइनल लिस्ट में डाल दिया है। अब दिल्ली में जनता के सामने दोनों प्रमुख पार्टियों के वादे, उनका विजन लिखित में उनके सामने है। इन वादों का असर कितना हुआ ये 8 फरवरी को काउंटिंग के दिन पता चलेगा। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने खिलाफ बन रहे मामलों को खत्म करना चाहते हैं और सत्ता विरोधी लहर को भी कम करना चाहते हैं। इसी वजह से आज नए तौर तरीके से उन्होंने तमाम बातों को पेश करने की कोशिश की। पंजाब के अमृतसर में हुए मूर्ति के मामले ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही आम आदमी पार्टी पर हमले का मौका दे दिया है। पूरा का पूरा मामला है क्या और दिल्ली के चुनाव पर इसका किस तरह से पड़ सकता है असर, अब इस रिपोर्ट में जानिए। अमृतसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जिस प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश हुई उसे संविधान का अपमान बताते हुए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को बाबा साहेब की मूर्ति और संविधान की प्रतिकृति से धोकर साफ किया।
अंबेडकर प्रतिमा से हुई बदसलूकी के खिलाफ दलित संगठनों ने अमृतसर में अंबेडकर की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब में हुई इस घटना की गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और बीजेपी इस मामले को आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। बीजेपी ने इस घटना के लिए अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए माफी की मांग की है। जो आज अमृतसर में हुआ है वो बिना अरविंद केजरीवाल की मर्जी से नहीं हो सकता था। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजय माकन ने अंबेडकर प्रतिमा के मामले को केजरीवाल के पुराने बयान से जोड़ते हुए उन्हें एक बार फिर देशद्रोही ठहरा दिया। उनकी विचारधारा पे हमला हुआ है, भारत के संविधान पे हमला हुआ है, देश के खिलाफ चलते हैं चाल केजरीवाल। क्या सत्ता की भूख मिटाने के लिए देश को धोखा दे रहे हैं केजरीवाल? सचमुच में क्या तुम देशद्रोही हो? सचमुच में क्या तुम खलनायक हो? वहीं मूर्ति खंडित करने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी और एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये कहते हुए डैमेज कंट्रोल की कोशिशें शुरू कर दी कि वो कांग्रेस और बीजेपी से ज्यादा बाबा साहब का सम्मान करती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में, चाहे वो मेरा दफ्तर हो चाहे मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, वहाँ पे अंबेडकर जी की जो है तस्वीर लगी हुई है। एलजी साहब क्यों नहीं लगाते अंबेडकर की तस्वीर, मैं पूछना चाहता हूँ। दरअसल आम आदमी पार्टी को अंदाजा है कि दिल्ली चुनाव से पहले अंबेडकर और संविधान के अपमान का मुद्दा उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि दलित वोटर्स के भरोसे ही केजरीवाल 3 बार दिल्ली फतह कर चुके हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए, ये कहते हुए कि यमुना के पानी को जहरीला करने का काम हरियाणा की सरकार कर रही है। अब इसी पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त ये निकलकर सामने आ रही है कि नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी ओर से पूरे मामले में मानहानि का केस किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना का पानी जहरीला करने का आरोप लगाया। सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा के सीएम ने कहा है कि वो केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अलर्ट रहने की वजह से यमुना का पानी जहरीला नहीं हुआ, वरना हरियाणा सरकार ने पानी को जहरीला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार अमोनिया वाला प्रदूषित पानी यमुना नदी में छोड़ रही है। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया। ये तो कोई वो नहीं है, कोई भी आकर के चेक कर सकता है, लेबोरेटरी से आकर के देख सकता है हम कैसा पानी दे रहे हैं। इन बयानों से साफ है कि दिल्ली की सियासी लड़ाई अब यमुना नदी के पानी तक जा पहुंची है। और अब बात करेंगे खानपुर के खलनायकों की। लेकर चलते हैं आपको उत्तराखंड, जहां पर मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक के बीच जिस तरह का हिंसक टकराव और तांडव देखने को मिला, उसने उत्तराखंड की सियासत को गरमा दिया है। विधायक उमेश कुमार, और आपको बताते चले कि उमेश कुमार को तो फिलहाल पूरे मामले में बेल मिल गई है, लेकिन पूर्व विधायक चैंपियन जेल पहुंच चुके हैं। पूरा का पूरा मामला है क्या और उसने उत्तराखंड की सियासत को किस तरह से गरमा दिया है, अब अगली रिपोर्ट देखिए। ये गोलियां चल रही हैं उत्तराखंड में विधायक के दफ्तर पर। और गोलियां चलाने वाले कोई और नहीं, सूबे के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन है। मामला खानपुर का है। रविवार की घटना है। खानपुर के विधायक उमेश कुमार के दफ्तर में घुसकर खुलेआम फायरिंग की गई। गाड़ी निकालो, गाड़ी। नेशनल मीडिया में सुर्खियां बनी तो पुलिस ने पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। पूरी रात हवालात में गुजारने के बाद सोमवार को चैंपियन अपने ट्रेडमार्क अंदाज में कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे, तो अदालत के बाहर चैंपियन के समर्थक भी जुट गए।
लेकिन चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत की खबर आते ही समर्थकों का सारा जोश ठंडा पड़ गया। अभियोजन ने तो अपनी कहानी दोहराई और यही बताया कि जो है इन्होंने जानलेवा हमला किया, इतने राउंड फायर किए हैं और उन्होंने 3 लोगों को इंजर्ड बताया, जबकि हमने उसको अपोज किया। हमने बताया कि कोई इंटेंशनल इंजरी नहीं है, ना ही कोई फायर आर्म्स की इंजरी है। हमने फिर बेल मूव करी है, इसमें बेल का भी शायद अभी डिस्पोजल हुआ है, कलम सेशन में मूव करेंगे बेल। इसी मामले में प्रणब सिंह चैंपियन के हमले के खिलाफ अपने समर्थकों के साथ जवाबी कार्रवाई के आरोपी विधायक उमेश कुमार भी अदालत में पेश किए गए। कोर्ट ने उमेश कुमार को जमानत दे दी। बाहर निकले तो अपने पुराने तेवर में दिखे। आप अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। आप मेरी माँ को गाली देने से पहले 10 बार सोचिए। आप अगर आगे भी मेरी माँ को गाली देंगे तो भाई आगे की भी ये पुलिस कानून व्यवस्था संभालेगी। मेरी सुरक्षा करने के लिए बहुत लोग हैं। मेरे खानपुर विधानसभा में कई लाख लोग मेरी सुरक्षा करने के लिए। वहीं विधायक के ऑफिस पर हुए हमले का मामला सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंचने के बाद बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया कि उत्तराखंड में किसी की भी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, जो घटना घटी है वो संज्ञान में आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी घटना को गंभीरता से ले रहे हैं। तो अगर कहीं पर भी किसी के द्वारा कोई इस प्रकार की बात हुई थी तो उसको कानूनी तरीके से उससे निपटा जाना चाहिए। हमारे उत्तराखंड एक शांतिप्रिय राज्य है, यहाँ इस प्रकार की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। रविवार को पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन समर्थकों के साथ हथियार लेकर जिन गाड़ियों पर सवार होकर विधायक के दफ्तर पर हमला करने पहुंचे थे, उन गाड़ियों और हथियारों को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चैंपियन के असलहों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। रविवार को 2022 के विधानसभा चुनाव की रंजिश ने ये रूप लिया। चुनाव में प्रणब हार गए थे। पेशे से पत्रकार उमेश निर्दलीय चुनाव जीते थे। तब से दोनों के बीच तनातनी है। वक्फ संशोधन बिल के फाइनल रिपोर्ट को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियां आमने सामने हैं। आपको बताते चले कि विपक्ष लगातार अपने तेवर को और धार दे रहा था, लेकिन जिस तरह से संशोधन में अपने रुख जेडीयू और टीडीपी की ओर से बदले गए, उसको लेकर विरोधी दल और ज्यादा भड़क उठे हैं। संसद के बजट सत्र से 4 दिन पहले संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपना होमवर्क पूरा कर लिया। लेकिन वक्फ संशोधन पर फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी का लेवल जरा भी कम नहीं हुआ। जगदम्बिका पाल is the greatest blacklister of the democracy. He is a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया। हम लोग को कुछ सुजग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया। हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया। You will not believe that we are not allowed to speak a single word. सोमवार को जेपीसी की अंतिम बैठक में वक्फ संशोधन के लिए सभी 44 सुझावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 14 संशोधन सुझावों को वोटिंग के जरिए मंजूरी दे दी गई। बैठक खत्म होने के बाद जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ बिल में बदलाव के लिए आए हर सुझाव पर बहस और प्रक्रिया के बाद ही आखिरी मुहर लगी है। हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके नेगेटिव में 16 वोट थे। लेकिन कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के कई सदस्यों ने जगदम्बिका पाल के खिलाफ ये आरोप लगाकर फिर से मोर्चा खोल दिया है कि कमेटी में ताकत के दम पर जगदम्बिका पाल ने बिना सुझावों पर चर्चा और विपक्ष को मौका दिए बगैर सीधे वोटिंग करवा दी। सारी चीजें आप रौंदना चाहते हैं, सत्ता के बल में, ताकत के बल पर रौंदना चाहते हैं, और इतिहास माफ नहीं करेगा उन लोगों को जिन लोगों ने इसके अंदर सत्ता पक्ष के साथ खड़े होकर के समर्थन करने का काम किया है। विपक्ष इस बात से भी बौखलाया है कि नायडू, नीतीश और चिराग की पार्टी भी वक्फ बिल पर फाइनल मीटिंग में सरकार के साथ खड़ी है। And it is very surprising and shocking that Mr. Chandrababu Naidu, Mr. Nitish Kumar and Mr. Chirag Paswan, though they are part of BJP, supporting Mr. Modi's party, but you are supporting this obnoxious amendment. वक्फ संशोधन बिल पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की कुल 34 बैठकें हुई। करीब 108 घंटे तक जेपीसी में हुई चर्चाओं के अलावा 284 से ज्यादा हितधारकों से उनके सुझाव और शिकायतों पर बातचीत की गई। अब वक्फ बिल पर फाइनल रिपोर्ट तैयार होने के बाद मोदी सरकार बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए संसद में पेश करेगी।
और अब खबर सैफ अली खान केस से जुड़ी हुई। आपको बताते चले आरोपी के फिंगरप्रिंट्स को लेकर जो तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरे में जो चेहरा दिख रहा है और जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सैफ अली खान केस में पुलिस की जांच पर सवाल उठे तो सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को नसीहत दी। जो बातें हुई नहीं है उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कंफ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है। सीएम तो पुलिस को डिफेंड करेंगे ही, लेकिन एक सच ये भी है कि कंफ्यूजन मीडिया की खबरों से ज्यादा पुलिस की थ्योरी से हो रहा है। दावा है कि सैफ के घर से 200 फिंगरप्रिंट लिए, एक भी आरोपी की फिंगरप्रिंट से मैच नहीं किया। जिस आरोपी को पकड़ा और जिसका चेहरा सीसीटीवी में दिखा, दोनों के चेहरे अलग होने के दावों को अब तक पुलिस ने खारिज नहीं किया। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई प्रेस नोट। अब इस कंफ्यूजन पर सवाल तो बनता ही है। हालांकि राज्य के सीएम और गृह मंत्री फडणवीस मानते हैं कि पुलिस इस केस को सुलझाने की ओर बढ़ रही है। अब बस मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाए और बिना पुष्टि के खबरें न चलाए। कि मैं साफ कहता हूं और मीडिया को भी मेरा कहना है कि जो बातों की पुष्टि नहीं है, पुलिस ने जो बातें बताई नहीं है, जो बातें हुई नहीं है, उसको लिख कर या उसको दिखा कर इस प्रकार से एक कंफ्यूजन तैयार करना ठीक नहीं है। हालांकि सीएम फडणवीस ने वादा किया है कि जल्द ही पुलिस केस से जुड़ी पुख्ता जानकारी मीडिया के सामने रखेगी। इस केस में उठ रहे तमाम सवालों के बीच सैफ अली खान अपनी सुरक्षा को लेकर एक्स्ट्रा सावधान हो गए हैं। उन्होंने अपने दोनों घरों सदगुरु अपार्टमेंट और उसके सामने फॉर्च्यून हाइट्स में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े किए। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई और इसी के साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और कैसे आगे लेकर जाया जाए, कैसे मजबूती दिया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। शपथ लेने के 7 दिन बाद भारत और अमेरिका के बीच ये बातचीत हुई। ट्रंप के फोन कॉल की जानकारी देते हुए पीएम ने लिखा, अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके खुशी हुई। मैंने ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। विदेश नीति में किसी देश के मुखिया का हर शब्द कुछ कहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह ट्रंप के लिए माय डियर फ्रेंड यानी मेरे प्रिय दोस्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बताता है कि दोनों देशों के बीच पहले से मजबूत संबंध ट्रंप के दोबारा सत्ता संभालने के बाद एक कदम और आगे भी बढ़ सकते हैं। ट्रंप के शपथ लेने के बाद मोदी और ट्रंप की इस पहली बातचीत में भारत और अमेरिका के रिश्तों पर बातचीत हुई है। आपसी संबंधों को कैसे और ज्यादा मजबूत किया जाना है, इस मुद्दे पर दोनों नेताओं ने आपस में चर्चा की है। इसके साथ ही आने वाले समय में जो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में होना है, उस मामले को भी देखते हुए यह बातचीत काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखा जाए मोदी और ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और अब जब एक बार फिर से ट्रंप की वापसी हुई है तो नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ट्रंप भारत और अमेरिका के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे। ट्रंप और पीएम मोदी के बेहतरीन संबंधों की तस्वीर 2019 में अमेरिका में हुए हाउडी मोदी और 2020 में अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप इवेंट में दिखी। उम्मीद है कि वही दोस्ती ट्रंप के इस कार्यकाल में आगे बढ़ेगी। इसी खबर के साथ प्रयागराज से जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।